हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा जो कि 10वीं और 12वीं प्लस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये इससे ज़रूर एक या दो क्वेश्चन डालता है। ठीक है, तो देखा जाए कि नरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले समझा जाए कि नरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नरेशन, ये जो नरेशन है इसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी इसी को कहा जाता है। नरेशन कहिए या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच कहिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। क्या होता है जी? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन, यानी कि नरेशन क्या होता है? हमारा कथन होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सूचना को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति कोई कथन, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ऐसे कह सकते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस सेड टू, ठीक है, सच टू। तो यही है, देखिए कि नरेशन क्या है, ये किसी न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब कथन, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बात, यानी कि एक सूचना, दिए गए सूचना को ही हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ठीक है, या इसको दूसरी भाषा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नरेशन के दो भाग होते हैं। नरेशन के कितने भाग होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नरेशन के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक ना, या डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी इसको कहा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है। यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो थोड़ा सा समझिए, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? सामने सामने, सामने सामने। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सामने सामने ना हो। तो देखिए ध्यान से, इसमें हो गया। चलिए इसको समझते हैं कैसे। कि मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं बोलूँगा कि चलो इंग्लिश की किताब निकालो और पढ़ो। आप लोग निकाल के पढ़ने गए, किसी काम से मैं क्लास से बाहर चला गया। ठीक है, और तभी कोई बच्चा एंट्री करता है तो आपसे पूछेगा ना कि अरे क्या कर रहे हो, तो आप लोग बोलोगे ना कि सर बोले हैं कि इंग्लिश का किताब निकाल कर पढ़ो। तो देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश का किताब निकाल के पढ़ो, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट या सूचना दिया ना कि आप इंग्लिश का किताब निकाल के पढ़ो, तो ये वाली बात जो है हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई। और जब मैं चला गया और आप मेरी बात को अपने दोस्त से बताते हो कि सर ने कहा कि आप लोग किताब निकाल कर क्या कीजिए? पढ़िए, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो देखिए इसको समझते हैं एग्जांपल से कि डायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए सूचना को ज्यों का त्यों, यानी कि उसमें कुछ बदल नहीं करना है, ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए एग्जांपल जैसे कि दे रहा हूं मैं कि राम says to me, comma noted comma, he is going to Delhi। चलिए यही ले लेते हैं हम एग्जांपल में कि राम says to me, he is going to Delhi, यानी कि राम क्या कहता है मुझसे? कहता है कि वह दिल्ली जाता है। तो देखिए ये ज्यों का त्यों, जब ये बात है, जब ये ज्यों का त्यों बात है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। ये हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और जब इसी के बाद को हम अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर राम ने कहा और अब मी के अकॉर्डिंग जब ये सेंटेंस कहा जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, समझ ले थोड़ा सा। इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के दिए गए कथन, यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए बात को हम कुछ उसमें फेर बदल करके, क्या करके? फेर बदल करके, कुछ बदल करके, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देखिए कैसे इसमें बदलाव होता है। तो यहीं पे देख लीजिए हमारा कि राम, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेल्स मी अ डैट, यानी कामा नोटेड कामा के बाद दैट लगता है, ये रूल में पढ़ा जाएगा। अभी हम केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ रहे हैं। ठीक है, दी इसके बाद ये ही हमारा थर्ड पर्सन है तो यही रह जाएगा, इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर टेंस में बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। सेज को टेल्स में किए,
कामा और इन्वर्टेड कामा को डायरेक्ट किया, यहाँ पर बदला गया है ना, तो जब इसी कथन में हम फेर बदल कर कहते हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। ये क्या कहलाएगा जी? इनडायरेक्ट। और ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए बात को ज्यों को त्यों कह देंगे तो वो डायरेक्ट, और उसी के बाद में जब हम कुछ फेर बदल करके कहते हैं तो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो कम से कम लाइक किया कीजिए, लाइक बनता है। आगे चलते हैं हम। देखिए चलता है कि अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? देखिए ये बेसिक टर्म है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आप फंसते रहेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं जी? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उस पर हमारे समझ में आएगा। जैसे हम लिख दिए कि राम said to me, कामा इनवर्टेड कामा, ठीक है, कि यू आर अ गुड बॉय। यानी कि राम ने सूचना दिया मुझे कि तुम एक अच्छे लड़के हो। राम ने क्या सूचना दिया? कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट। और इसके दो हिस्से होते हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं? दो। तो देखिए कौन कौन से? तो एक यहां से लेकर यहां तक, जो ये इन्वर्टेड कामा से बाहर है, और दूसरा ये जो यहां से इन्वर्टेड कामा से लेकर इन्वर्टेड कामा के अंदर तक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए इसके पहले भाग को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है जी? रिपोर्टेड स्पीच। और देख लीजिए सबसे बड़ी चीज, अगर हमको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि पूरा नरेशन हमको आ गया। अगर ये चीज हमको समझ में नहीं आता है, अगर ये क्लियर नहीं होता है तो पूरे नरेशन में हमें दिक्कत रहेगी। ये इसका बेस पॉइंट है। अगर ये हम समझ गए तो मैं लिख के देता हूं कि आपको नरेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझते हैं क्यों। चलिए, बहुत सारे बच्चे इस भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नहीं, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए ज्यादा सीरियस पढ़ेंगे तब भी दिक्कत है, लेकिन जब भी कुछ अच्छी चीज बताया जाए तो उसमें थोड़ा हमें ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। और क्योंकि कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये हर जगह आता है। 12 करने के बाद भी, 10 करने के बाद भी, कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देख लीजिए, अगर इंग्लिश है तो एक क्वेश्चन तो पक्का डालता है। 1 2 3 तक भी डाल देता है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये समझ गए हम तो समझिए कि हमें नरेशन आ गया। कोई रोक नहीं सकता है कि आपको नरेशन नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, और अच्छा लगता है तो लाइक दीजिए, लाइक। चलिए तो समझते हैं हम। यहाँ पर जो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा राम आया है ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और इसमें जो सैड है ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे जी? रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो मी आया है ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब समझ में आया ना कि ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। मैं बहुत क्लास में पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चे से अगर ये नया शुरू करता हूँ तो बोलते हैं सर ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है। नहीं, ये से ये भाग, यानी कि इन्वर्टेड कामा से जो पहले का भाग है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो समझ लीजिए कि जो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है सब्जेक्ट, वो हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाता है। और इसके अंदर जो वर्ब आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट आता है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, और थोड़ा समझिए कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या कहता है। तो देखिए डायरेक्ट का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कामा से बाहर हो, डायरेक्ट का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कामा से बाहर हो उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट का वह हिस्सा जो रिपोर्टेड स्पीच से डायरेक्ट का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, किसके अंदर हो? इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा
कि हमें बताने का मेन लक्ष्य क्या था। अब ये इन्वर्टेड का मतलब क्या है, रिपोर्टेड का स्पीच है और इसमें ये आने वाला क्या है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा रिपोर्टेड का क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। और भैया देख लीजिए यही चारों का पूरा कहानी है, ये और ये चार चीज अगर हमारे समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि हमको नरेशन आ गया, क्योंकि ये चारों इस नरेशन के पूरे पूर्ण खिलाड़ी हैं और इन खिलाड़ियों को समझना एकदम जरूरी है। तो इसको समझने के लिए ठीक है SON फार्मूला क्या किया गया है, बनाया गया है। इसको समझने के लिए क्या बनाया गया है, SON फार्मूला। ये SON है क्या, तो चलिए समझते हैं इसी के अकॉर्डिंग कि SON है क्या। अगर SON हमको समझ में आ गया तो समझिए कि नरेशन आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए SON फार्मूला क्या होता है तो हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। यहां पर हम लिखते हैं SON और इसके नीचे लिखा जाता है 1 2 3 और यहां से लिखते हैं P यानी P माने पर्सन। कौन सा पर्सन, तो पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है, 7। प्रोनाउन वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन तो एकदम हमें आना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो फिर हमें नरेशन भी बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये SON फार्मूला आइन पे लागू होता है और ये कैसे होता है तो ध्यान से देखिएगा। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया तो नरेशन पूरा आ गया। वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये नरेशन का बेस्ट चीज है। अगर ये नहीं आया तो फिर नरेशन आपको कभी आएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं, यहां जो लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, ठीक ना। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है याद रखिए, यहां से जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टोटली रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। क्या है जी, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। यानी कि जो यहां से ये नीचे वाला भाग है ये रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है, यहां से ये ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है जी, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब यहां से लिखने से मतलब समझिए, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और ध्यान से देखिए, एस माने क्या हो गया, सब्जेक्ट। एस माने सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन मतलब नो चेंज, एन मतलब नो चेंज। अब समझते हैं कि ये क्या है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच है ना, तो रिपोर्टिंग स्पीच में ये सब्जेक्ट यानी कि ये जो एस है वो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, यानी कि राम। यहां पर किसकी बात की जा रही है, राम की। ठीक है, और ये ओ इस यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, मी की। ठीक है, और एन नो चेंज, तो ये है ये नहीं है तो इसको छोड़ें। अब चलते हैं कि ये किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ यू की जा रही है। इसमें से किसी का मतलब नहीं है, इसमें से किसी का मतलब नहीं है, केवल यू। तो अब देखिए यू हमारा क्या है, रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है, तो ये टोटली रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है। तो इसमें याद रखिए कि देखिए फर्स्ट पर्सन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है जी, 7 होता है। आपको भी याद होगा, उसमें होता है आई। देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, आई और वी आता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, यू आता है। क्या आता है जी, यू आता है। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत इन तीनों को छोड़ दो तो दुनिया का जो भी वर्ड आ जाए वो थर्ड पर्सन में हो जाता है। अब देखिए यहां से ही, सी, इट, दे, कोई नाम भी आ जाए, ठीक है, एटीसी मतलब कि अब दुनिया के ये हमें क्या याद रखना है, तो बस इन 2-3 चीजों को हमें क्या याद रखना है, तो इन 2 चीजों को। ये दुनिया कौन से हैं तो देख लीजिए। अगर हम लिखें यहां से आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ठीक है, और यहां से ये 2 चीज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये यू जो होता है हमारा सेकेंड पर्सन, और यहां से यहां हमारा थर्ड पर्सन। तो देख लीजिए हमें नरेशन में बस क्या याद करना है, तो बस यही 3 चीजें याद करनी है। हमें ये नरेशन में क्या करना है, यही 3 चीजें क्या करनी है, याद करनी है। तो अब देखिए अगर ये हमारे समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको आधा से क्या 99% नरेशन आ गया। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे किया जाता है। देखिए यहां पर लिखा है फर्स्ट पर्सन, क्या लिखा है जी, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन और ऊपर लिखा है एस, यानी कि जब भी रिपोर्टेड का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो,
किस पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, यानी कि आई ना तो वी। तो देखिए ये किसकी बात कर रहा है, इस यू की बात कर रहा है। इस यू के जगह पर जब आई या तो वी, आई ना तो वी, यानी कि इस यू के जगह पर अगर क्या दिया हो, आई ना तो वी, तो ये बदलेगा। ये क्या करेगा, बदलता है। माने कि ऊपर से नीचे देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए बदलना है, हमें बदलना है। क्या करना है जी, बदलना है, ये याद रखिए। यानी कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का। अब आते हैं, चलिए अगर यहाँ पर आई ना तो वी होगा तो ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। और ये किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर राम है। यानी कि जो ये आई ना तो वी वाला कंडीशन है वो राम के अनुसार क्या होगा, बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा जी, राम के अनुसार बदलेगा। ठीक है, किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब देखिए, तो जब चूंकि ये राम है तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके जगह पर या तो ये हो जाएगा ही, और नहीं वी के लिए क्या हो जाएगा, दे। ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर लड़की रहेगी तो सी हो जाएगा, ये तो अकॉर्डिंग टू जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन दूसरा क्या दिया है, सेकेंड पी। सेकेंड पी माने कि हमारा जो सेकेंड पर्सन होता है केवल यू होता है। क्या होता है, केवल यू होता है, यू। और ये बदलता है, देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, ओ माने ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग। ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, तो किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग के। तो चलिए रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट, अब हम आ गए कि रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। कौन है जी, मी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें बदलना है यू को। हमें क्या बदलना है, यू को, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है तो यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इसके, मी के, क्योंकि यही ना ऑब्जेक्ट है इसका। रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, यही है, तो यू बदलेगा। यानी कि जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर यहाँ पर अस रहेगा तो वी, और वी का हमेशा दे में चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हिम रहेगा तो यहाँ ही हो जाएगा, हर रहेगा तो सी हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ये क्या होगा, बदलेगा। समझ में आया। यानी कि ये दो कंडीशन अगर हमारे समझ में आ गया कि कौन कैसे बदलता है, तो समझ लीजिए कि आपको नरेशन आ गया। नरेशन में कुछ है ये नहीं है, बस यही समझना है। तो चलिए एक बार और फिर से देखते हैं कि कैसे बदला। यानी कि जब हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी हो, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी कि जब ये हा वाला चीज आई ना तो वी हो तो किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार। और यही यू हो तो देख लीजिए, यू हो तो ये किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा। ठीक ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये क्योंकि रिपोर्टिंग है और रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होता है, बदलता है। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे समझते हैं। एक बार इसे और देख लीजिए, ये एसओएन फार्मूला है, क्यों देता है, और ये थर्ड पर्सन। यानी कि अगर यहाँ पर क्या आ जाए, ही, सी, इट, दे या कोई नाम आ जाए तो थर्ड पर्सन है, इसको नो चेंज, माने कि उनका कि वही जो छोड़ देवे के बाद जो है वही रह जाएगा, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और यही लड़के क्या होते हैं, फंस जाते हैं। नहीं तो नरेशन में कुछ है नहीं, बस रूल्स होते हैं। इसमें दैट का प्रयोग किया जाए, उसमें आस्क्ड का प्रयोग किया जाए, उसमें ये किया जाए, बस हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए, हमारा नरेशन आ जाएगा। तो चलिए ये तो इसका बेसिक टर्म रहा, और इसके ऊपर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखकर हम आपको बता देते हैं। कैसे एग्जाम्पल, तो देखिए समझते हैं। इसी को ले लिया जाए, पहले इसी को ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल हम बना देते हैं इनडायरेक्ट में। तो चलिए बना के दिखाते हैं हम आपको कि क्या होगा, कैसे ये बदलेगा। चलिए इसके समझने के लिए कि हमारा क्या है, राम है, और सैड है तो ये टोल्ड में बदल जाता है। इसका रूल मैं पढ़ाऊंगा, अभी केवल ये समझने के लिए टोल्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा के बदले, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो डैट। अब यहाँ पर यू है और इसी को हमें क्या करना है, बदलना है। तो यू किसके अनुसार बदलेगा, मी। यू कौन सा पर्सन है, पहले तो हम देखेंगे कि पर्सन कौन सा है, तो खटाक से जानेंगे कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के ऊपर क्या लिखल बा, ओ माने ऑब्जेक्ट। खट से हमने के दिमाग में तीन चीज रहे के चाहिए, आई, वी और यू। यू माने कि ऑब्जेक्ट, आई, वी माने कि सब्जेक्ट। ठीक बा, इतना याद रहेगा तो आपको खट से आ जाएगा यू। तो यू माने का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज का बा, मी। तो मी के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्टिव किसका होला, आई। ठीक है, अब चूंकि पास्ट टेंस में है तो ये भी बदलेगा, तो आई के संग क्या लग जी, वाज ए गुड बॉय। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं हम इस पे, फर्स्ट पर्सन पे, क्योंकि सेकंड पर्सन का ये लिख चुका था मैं, इसलिए दे दिया। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए यहां से। गीता says to me
मी कि आई एम वॉशिंग हर क्लोथ्स। चलिए ये एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग कैसे दिया है। चलिए यहाँ पर आई की जगह पर वी भी हो सकता है या आई भी हो सकता है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दिया है गीता सेज, तो क्या करेंगे, गीता सेज को किस में बदल दिया जाता है, टेल्स में मी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ से ही देखिए इतना तो सबको आ जाता है, इसी में गड़बड़ न होता है। तो इसी में गड़बड़ होता है, तो इसी को हमें समझना है कि आई आया है। आई कौन पर्सन है भैया, आई कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन माने क्या, सब्जेक्ट। खट देने आवे के चाहिए कि रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट का बा गीता। तो गीता खातिर हम क्या यूज कर सकें जा, सी। क्या यूज कर सकें जा, सी। अब सी के देखिए, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज, क्या हो जाएगा, वॉशिंग। अब देखिए सी के साथ आई के साथ, तो आई के साथ सॉरी यहाँ पर माई लगता है, आई के साथ क्या लगता है जी, माई लगता है, ठीक है। तो आई के साथ माई लगता है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर कि सी के साथ क्या लगेगा, हर लग जाएगा, हर क्लोथ्स। क्या लग जाएगा, यहाँ भी चेंजिंग होगा, क्योंकि आई के साथ अपना का अंग्रेजी माई लगता है, तो सी के साथ अपना का अंग्रेजी क्या लगता है, हर लगता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहीं पर हमारा आई ना दे के वी दिया होता, चलिए एक और एग्जाम्पल पर समझते हैं कि आई ना दे के वी दिया होता तो कैसे हम करते इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कहते हैं द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स कामा इनोटेड कामा कि वी आर गोइंग टू ए पार्टी, यानी कि हम लोग एक पार्टी पर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा दे दिया, वी दे दिया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, सिंपल सा। तो देखिए इसमें हमारा क्या है, यहाँ पर वी देखेंगे, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फर्स्ट माने कि सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। चलिए इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, द टीचर, और सेज का किस में बदल देंगे, टेल्स द स्टूडेंट्स। अब कामा इनवर्टेड कामा के बदले डैट। अब यहाँ पर ना हमें देखना है कि वी है, क्या है जी, वी है। तो वी है तो किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब सब्जेक्ट हमको क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो किसके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग। तो यही ना हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसमें टीचर है, ठीक है। तो वी, तो ये देह में हो जाएगा। अच्छा देह क्यों होगा, क्योंकि देखिए वी माने कि हम सब, ये पुरला शब्द है, तो यहाँ पर एक वचन भी रहेगा, तब भी हम इसको देही में लिखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज एकदम याद रखिएगा कि वी कहीं भी आ जाए, मतलब कि वी अगर यहाँ पर आ जाए तो हम आंख मूंद कर उसको किस में बदल दें, दे में। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। वी ऑलवेज बी चेंज दे, मतलब वी हमेशा किस में बदलता है, दे में बदलता है, ठीक ना। तो वी हमेशा किस में बदलता है जी, दे में। तो वी अगर यहाँ पर आ जाए तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दे, ठीक है। अब दे के बाद देख लीजिए, चूंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो ये बदलेगा नहीं, ये आर का आर ही रह जाएगा। आर गोइंग टू ए पार्टी, गोइंग टू ए पार्टी, ठीक है। तो ये हमारा देख लीजिए, यही एसओएन फार्मूला है। अगर नरेशन में एसओएन फार्मूला आपको समझ में आ गया तो समझ लिए कि आपको नरेशन आ गया। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नरेशन का बेस्ट पॉइंट है। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट बढ़ाऊंगा, यानी कि शुरू करूंगा प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस का नरेशन बनाना, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।